तो बस प्राचीन दौर के मजदूरों को हर दिन अनलिमिटेड पैक्ड खाना दे रहा था और पागलों की तरह उनसे रोज पूरे 8 घंटे काम भी करवा रहा था। कभी कभी तो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देता था। लेकिन जिन मजदूरों को लगा कि मैं ठंड में हूँ, उन्होंने प्यार से मेरे ऊपर एक पीला कोट डाल दिया और उसी पल पूरी कहानी कंट्रोल से बाहर चली गई। मैंने उन्हें एक बॉक्स खाना दिया, उन्होंने मेरे लिए सेना खड़ी कर दी, मैंने बस कुछ चॉकलेट्स गिरा दी और उधर उन्होंने सीधे दुश्मन देश की इकोनॉमी ही तोड़ दी। यंग मास्टर, आप जाग गए हूँ, हम कहाँ हैं और हम जा कहाँ रहे हैं? बफे सिस्टम अब बाइंड हो चुका है। शुरुआती रिवॉर्ड फ्री पैक्ड मील्स, अनलिमिटेड पैकेज, एक बड़ा मीट डिश और 3 सब्जियां। पैकेज बी, 2 छोटे मीट डिश और 2 सब्जियां। पैकेज सी, एक छोटा मीट डिश, 3 सब्जियां और बोनस में फ्री कोला। यंग मास्टर, लगता है आप भूल गए, हम फुयोई जा रहे हैं, आप हमारे लीडर हैं। रास्ते में आप अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। यहाँ तो कोई वैद्य तक नहीं था। आप पूरे 1 दिन और 1 रात ऐसे ही पड़े रहे। सब लोग बेबस थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आप आज रात आखिरकार आंखें खोल देंगे। रुको, ये क्या चल रहा है? याओ यी, मुझे बताओ मैं कौन हूँ और बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, ऐसी बातें मत कहिए, मुझे डरा मत दीजिए। आप हमारे जुन्यांग काउंटी के पवेलियन हेड हैं। मजिस्ट्रेट ने आपको सख्त आदेश दिया है। उन 50 ताकतवर मजदूरों को लेकर मकबरे की मरम्मत के लिए जाना है। मैं पवेलियन हेड हूँ और 50 लोगों को लेकर मकबरा बनवाने जा रहा हूँ। हाँ यंग मास्टर, मैं न्यूफू हूँ, बचपन से आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्या आपको सच में कुछ याद नहीं? I'm kind of confused. अभी होश आया है। क्या भूख की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा? मैं खाना ले आऊं? ये क्या है? मिक्स अनाज की रोटी है यंग मास्टर। 10 दिन से ज्यादा सफर कर चुके हैं, राशन भी लगभग खत्म हो गया है। ये 2 टुकड़े मैंने चुपके से आपके लिए बचाकर रखे थे। फिलहाल इससे काम चला लीजिए, कल पहुंच जाएंगे तो सरकारी राशन मिल जाएगा। दिखने में थोड़ा खतरनाक था, लेकिन कम से कम ऑथेंटिक प्राचीन खाना तो था। मैंने एक टुकड़ा मुंह में डाला और अगले ही सेकंड गला सूख गया। इस तथाकथित नेचुरल पॉल्यूशन फ्री ग्रीन फूड केक में सिर्फ गेहूं का चोकर नहीं, लग रहा था जैसे बोनस में मिट्टी भी मिक्स हो। पहला कौर खाते ही लगा जैसे दांतों से पत्थर चबा रहा हूं, लेकिन आखिर में हल्की सी गेहूं की खुशबू जरूर आई। लेकिन भाई, शौक से टेस्ट करने तक ठीक है, इसे रोज खाना पड़ा तो दांत पहले नौकरी छोड़ देंगे। न्यूफू, तुम नहीं खा रहे? यंग मास्टर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना नहीं खाया? कोई बात नहीं, हम गरीब लोग 1-2 दिन बिना खाए भी रह सकते हैं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें सब बता रही थीं। संयोग देखो, बाकी चीजों में मैं चाहे 0 हूँ, लेकिन लोगों का पेट भरने में मैं अभी भी प्रो हूँ। बहुत प्यास लगी है, पहले एक बांस वाली बर्फीली कोला हो जाए। अगले ही पल मेरे हाथ में ठंडी कोला आ चुकी थी। ये लो, खाओ। यंग मास्टर, ये सब कहाँ से आया? ये तो स्वर्ग का भोजन लगता है। ज्यादा मत सोचो, बस खाओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है, भूखे मत रहो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने देखा, न्यूफू बस खाना देखे जा रहा था। सफेद चावल, क्या देख रहे हो? खा लो, ठंडा हो जाएगा। अगले ही सेकंड उसकी आंखें लाल हो गईं। यंग मास्टर, आप मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हैं? अगर मैं 1000 टुकड़ों में भी टूट जाऊं, तब भी आपकी ये दया कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं अंदर से पूरी तरह चुप था, क्योंकि ये कोई दिव्य भोजन नहीं था, बस 10 रुपए वाला फ्री डिलीवरी लंच बॉक्स था। लेकिन उसके लिए ये किसी शाही दावत से कम नहीं था। यंग मास्टर, ये मीट आप रख लीजिए। इतना अच्छा खाना मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, बहुत ऑयली चीजें नहीं खा पाता। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं फेंक दूंगा। नहीं, फेंकना मत। उसने कांपते हाथों से खाना उठाया, एक निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यंग मास्टर, मैं 30 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। स्वर्ग का राजा भी इससे अच्छा खाना नहीं खा सकता। अच्छा है, कम से कम खाना पसंद तो आया। यहाँ एक और बॉक्स है, याद रखना, एक भी दाना बचना नहीं चाहिए। तभी यंग मास्टर डायरेक्टर, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने पकड़ लिया। नहीं, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस बहुत भूखा था, कुछ खाने के लिए ढूंढने निकला था। बहन, झूठ मत बोलो, तुम सच में भागने वाले थे। मास्टर डिंग, मैं तुम्हें सामूहिक सजा का नियम याद दिला दूं? अगर एक आदमी भागा तो पूरे 50 लोगों के सिर काट दिए जाएंगे। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। ये लोग इंसान थे, हाथ पैर ऐसे लग रहे थे
जैसे हड्डियों पर बस चमड़ी चिपकी हो। कमजोर नहीं, कमजोर शब्द तो इनके लिए बहुत छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे नरक के सबसे अंधेरे हिस्से से निकलकर आए हो। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था। अरे भाई, तुम लोग स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? हवा तेज चल गई तो आधे लोग उड़ जाओगे। पत्थर उठाओगे कैसे? काम करोगे कैसे? यंग मास्टर, मुझे पतला समझकर कम मत आकिए। मेरी हड्डियों में ताकत छिपी हुई है। वो छोटा सा आदमी सीना फुलाकर खड़ा हो गया। आत्मविश्वास ऐसा जैसे बॉडी नहीं पूरा पहाड़ उठा देगा। चलो बाकी लोगों से मिलाओ। डिंग झू, जो कुछ देर पहले मरा हुआ बनने की एक्टिंग कर रहा था, फौरन उठा और रास्ता दिखाने लगा। कुछ देर बाद मैंने सामने जो देखा उसने अंदर तक हिला दिया। जमाने वाली ठंड, शून्य से नीचे तापमान, और ये 50 मजदूर जिन्हें ताकतवर आदमी कहा जा रहा था, उनके पास रहने के लिए एक घास की झोपड़ी तक नहीं थी। बस सब लोग एक दूसरे से चिपककर थोड़ी सी गर्मी बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज कुछ खाया? मैंने पूछा। यंग मास्टर जल्दी में निकले थे, काउंटी ने भी राशन पूरा नहीं दिया। 2-3 दिन से सही खाना नसीब नहीं हुआ। फिर जिंदा कैसे हो? जंगली पत्ते, पेड़ की छाल और सफेद मिट्टी। सफेद मिट्टी, वो लोग मिट्टी खाकर जिंदा थे। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मन में बस एक बात आई, अगर किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है तो मैं आंख बंद करके इन लोगों को मिट्टी खाते हुए नहीं देख सकता, कभी नहीं। न्यूफू, सबको लाइन में लगाओ, खाना बांटा जाएगा, बाकी हिसाब बाद में, पहले पेट भरो। सब उठो, लाइन बनाओ, यंग मास्टर खाना बांटेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। क्या कोई अधिकारी हमें खाना खिलाएगा? इतने साल में ऐसा कब हुआ है? रुको, हमें खाना खिलाकर कहीं रास्ते से तो नहीं हटा देंगे? इतनी मेहरबानी अचानक क्यों? बस बहुत हुआ, हर आदमी को 2 बॉक्स। जैसे ही डिब्बे खुले पूरा माहौल जम गया। मीट, गरम सफेद चावल, हरी सब्जियां, खुशबू ऐसी कि सबकी आंखें वहीं अटक गईं। ये तो त्योहारों पर भी बड़े जमींदार नहीं खा पाते। ये इंसानों का खाना है या स्वर्ग का भोजन? कोई खाएगा भी कैसे? सुनो सब लोग, आज सिर्फ 2 बॉक्स मिलेंगे और ज्यादा नहीं। भूखे बहुत दिन रहे हो, ज्यादा खाया तो शरीर सह नहीं पाएगा। कुछ दिन में ठीक हो जाओगे, फिर मैं वादा करता हूँ पेट भरकर खिलाऊंगा। तभी डायरेक्टर धीरे से मेरे पास आया, चेहरे पर अजीब सा तनाव। यंग मास्टर, सच बताइए, क्या हम विद्रोह करने वाले हैं? आखिरी खाना खिला रहे हैं क्या? किसे मारने जा रहे हैं? कुछ सेकंड, पूरा मैदान चुप। फिर हम बस खाना खा रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे। और हमें चॉपस्टिक भी नहीं दी। अरे 2 टहनियां तोड़ लो, उसी से खा लो। अगले ही पल पूरा मैदान खाने की आवाजों से भर गया। हे भगवान, इतना बड़ा चिकन लेग, सफेद चावल, मेरी जिंदगी में पहली बार अच्छा अनाज खा रहा हूँ। अगर पता होता यहाँ सफेद चावल मिलता है तो मेरा पूरा परिवार मकबरा बनाने आ जाता। पिताजी, आप ऊपर से देख रहे हैं, आपका बेटा आज मांस खा रहा है। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बस चुपचाप खा रहे थे, और मैं दूर बैठा पेड़ की छाल और चोकर वाली रोटी चबा रहा था। तभी एक मजदूर अचानक मुझे देखने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अगले ही सेकंड पूरा मैदान शांत हो गया। यंग मास्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? जो खाना सिर्फ बड़े लोग खाते हैं वो आपने हमें दे दिया, और खुद ठंडी हवा में बैठकर पेड़ की छाल खा रहे हैं। ऐसा इंसान इतना महान कैसे हो सकता है? यंग मास्टर, आप सच में महान हैं, बहुत महान। न्यूफू भागता हुआ आया, चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। यंग मास्टर, आज सबके कदम पहले से हल्के लग रहे हैं। सच कहा जाता है, पेट भर जाए तो इंसान में फिर से जीने की ताकत आ जाती है। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी आवाज गूंजी, इन बीमार और कमजोर लोगों को उत्तर वाले पहाड़ के नीचे भेजो, सिंचाई की नहर खोदेंगे, यहाँ काम में रुकावट मत बनने दो। और उसी पल हवा का माहौल बदल गया, क्योंकि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। उत्तरी पहाड़ का नीचे वाला इलाका, वो तो मौत का मैदान है। वहाँ भेजना मतलब लोगों को मरने भेजना। लेकिन बाकी लोग घबरा रहे थे और मैं उल्टा आराम से खड़ा था। घबराना किस बात का? सम्राट हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं। मतलब आराम से काम करो, थोड़ा काम, थोड़ा ब्रेक, जिंदगी सेट। लेकिन फिर मैंने सामने देखा और मेरा दिमाग घूम गया। ये यहाँ का मैनेजर क्या सच में गधे की लात खाकर बड़ा हुआ है? लकड़ी के औजारों से सिंचाई की नहर? भाई, ये काम करवाना है या लोगों को धीरे धीरे खत्म करना है? तभी न्यूफू भागता हुआ आया। यंग मास्टर, मैं अभी सरकारी राशन लेने गया था, लेकिन पूरा राशन सड़ा हुआ पुराना चावल निकला, और ऊपर से अधिकारियों ने 2/3 राशन पहले ही खा लिया। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। हा, ठीक है, रहने दो,
मुझे सोना चांदी के पहाड़ भी दे दो, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूर खड़ा डायरेक्टर धीरे से बोला, मैं यहाँ बस एक छोटा नौकर हूँ। लियू युए, आज से यही जगह हमारा काम करने का भी ठिकाना होगी और सोने का भी। मैंने चारों तरफ देखा, खुला मैदान, पत्थर, ठंडी हवा और ऊपर एक अकेला पेड़। नहीं, मैं पेड़ के नीचे नहीं सोऊंगा। डिंग झू, कुछ लोगों को लेकर जाओ, पास में रहने लायक जगह ढूंढो, मिले या न मिले अंधेरा होने से पहले वापस आना। कुछ देर बाद डिंग झू वापस लौटा, चेहरे पर मुस्कान। यंग मास्टर, जगह मिल गई, बस एक अगरबत्ती जलने जितना समय लगेगा पहुंचने में। हा, डिंग झू की नजर कमाल की है, सबको बुलाओ। कुछ देर बाद जब सब पहुंचे, मैंने हाथ फैलाकर सामने की जगह दिखाई। आज से ये पवित्र जमीन हमारा स्टाफ डॉर्मेट्री है। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। स्टाफ क्या? डॉर्मेट्री क्या? लेकिन असली बम अभी बाकी था। सुनो सब लोग, कल से आधिकारिक काम शुरू होगा और क्योंकि मैं टीम लीडर हूँ, पहले कुछ नियम बनेंगे। सब सीधे खड़े हो गए, ध्यान पूरा मेरी तरफ। पहले मेरा प्लान था 8 घंटे काम करवाऊं, लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर प्लान बदल दिया। अब सिर्फ 6 घंटे काम होगा। पूरा मैदान खामोश। यंग मास्टर, 6 घंटे मतलब सूरज निकले तो काम, दोपहर की गर्मी में आराम, फिर शाम तक थोड़ा काम और 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। बारिश हुई, आराम। आंधी आई, आराम। तबीयत खराब, छुट्टी लो, कोई सजा नहीं। एक मजदूर धीरे से बोला, दुनिया में ऐसी जगह भी होती है? दूसरा बोला, भाई ये तो घर पर खेती करने से भी आरामदायक है। हा, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। 3 टाइम खाना, जितना खा सकते हो उतना, हर मील पर बॉक्स खाना। पूरा मैदान हिल गया। क्या? पेट भरकर? सच में? बिल्कुल, बस खाना थोड़ा रिपीट होगा। ज्यादातर एक बड़ा मीट डिश, 3 सब्जियां। डर बस इतना है, तुम लोग बोर न हो जाओ। एक आदमी लगभग रोते हुए बोला, यंग मास्टर बदलना मत, शादी ब्याह में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। मजाक कर रहे हैं क्या? 3 टाइम मांस और चावल, ऊपर से 2 छुट्टियां। ये सुनकर तो लोग सपने में भी लार टपका दें। ठीक है, आखिरी नियम, हफ्ते में 1 बार नहाना जरूरी, पर्सनल सफाई जरूरी है, ये आदेश है। इस बार पूरा मैदान टूट गया। नहाना? यंग मास्टर काम कर लेंगे, लेकिन नहाना बहुत कठिन है। मैं बस खड़ा देखता रहा और अगले ही पल सब खाने पर टूट पड़े। आवाजें ऐसी जैसे भेड़ियों के झुंड को अचानक दावत मिल गई हो। चबाने की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। 1, 2, 3, 4 खाली बॉक्स, सीधे खत्म। भाई इनके पेट अभी फट जाएंगे। तभी मैंने देखा, लियू युए वो अकेला बैठा था। उसका ब्रेज्ड पोर्क वाला खाना वैसे का वैसा रखा था। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, यंग मास्टर इतने लोगों को अपने पास रखना आपका मकसद क्या है? मकसद? आप वफादार लोग तैयार कर रहे हैं, अपनी ताकत बना रहे हैं। मैं हंस पड़ा। मुझे लगता है तुम भूखे रह रहकर इतना कमजोर हो गए हो, अब शक करने की बीमारी भी हो गई है। सुनो, मैं कोई गुप्त सेना नहीं बना रहा, ना मुझे किसी की जिंदगी कंट्रोल करनी है। मैं बस एक आम इंसान हूँ जो दूसरों के साथ मिलकर जीना चाहता है। तो ये बॉक्स खाना क्यों? मैं बिना वजह एहसान नहीं लेता, क्योंकि तुम भूखे थे, कमजोर थे, बस इसलिए। और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैं सबके साथ एक जैसा हूँ। मैंने कभी किसी को गलत काम के लिए मजबूर नहीं किया। तभी पीछे से आवाज आई, सही कह रहे हैं यंग मास्टर, उन्होंने हमें मांस दिया, खाना दिया, काम कम किया, हमारी तकलीफ समझी। ऐसा इंसान हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। लियू युए चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था और शायद उसे खुद भी अभी एहसास नहीं था कि आज जो सम्मान उसके दिल में पैदा हुआ है वही आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यंग मास्टर हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खाना अब मत खाओ, मैं खा लेता हूँ। अगले ही सेकंड लियू युए ने खाना कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहले शर्म थी, फिर सम्मान और आखिर में वफादारी। मैं लियू युए आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज से मैं पूरी वफादारी के साथ आपके साथ चलूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। ये लोग सच में बहुत सीधे थे, बस थोड़ा सा अच्छा व्यवहार, थोड़ी इज्जत, थोड़ा खाना, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी तक सौंपने को तैयार। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या थी? उन्हें लगने लगा था कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा सपना छिपा हुआ है, जैसे मैं कोई गुप्त प्लान बना रहा हूँ, कोई बड़ी ताकत इकट्ठा कर रहा हूँ। भाई मैं तो बस चाहता था कि लोग मिट्टी खाना बंद करें। चलो खाओ, पेट भरकर खाओ, शरीर ठीक रहेगा तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात समस्या आ गई। यंग मास्टर बुरा हो गया, ठंड लगकर तेज बुखार हो गया है। मैंने देखा एक आदमी कांप रहा था, चेहरा लाल,
सांस भारी, शरीर तप रहा था। मैं ठीक हूँ, वो मुश्किल से बोला। ठीक हूँ, इस हालत को ठीक कहते हो? न्यूफू, ठंडा पानी लेकर आओ। यंग मास्टर, बस छोटा बुखार है, आराम कर लूंगा। 2 खुराक जड़ी बूटी मिल जाए तो ठीक हो जाऊंगा। फिर वो कड़वी हंसी हंसा। लेकिन इस गुफा में दवा कहाँ मिलेगी? मैं चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। आज के जमाने में सर्दी बुखार छोटी चीज है, लेकिन यहाँ ये जान भी ले सकता था। यंग मास्टर, आपको दवाइयों की थोड़ी समझ है, अब देर नहीं कर सकते। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर अचानक पूछा, यहाँ आसपास पहाड़ों में सोना मिलता है? सब चौंक गए। सोना मिलता है, लेकिन गहरे पहाड़ों में जाना पड़ता है। बारिश अभी रुकी है। न्यूफू, तुम और कुछ लोग मशाल लेकर निकलो, गुफा से ज्यादा दूर मत जाना। पुदीना ढूंढो और पेरिस पॉलिफाइला भी। सब मुझे घूरने लगे। बचपन, गरीबी, घरेलू इलाज, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसी मुश्किल जिंदगी से बनती है। और अब मेरे पास सिर्फ पुराना अनुभव नहीं था, मेरे पास था एक ऐसा सिस्टम जो हर बार दुनिया की उम्मीदों को उल्टा कर देता था। कुछ देर बाद जड़ी बूटियां मिल गईं, लेकिन नई मुसीबत सामने आ गई। यंग मास्टर, दवा तो है, लेकिन उबालेंगे किसमें? हमारे कैंप में लोहे का एक टुकड़ा तक नहीं। सन्नाटा। सही बात थी, दवा बनानी है, लेकिन बर्तन ही नहीं। तभी एक आदमी बोला, यंग मास्टर, पहाड़ के पीछे पुरानी बैरक में हिरणों को पानी पिलाने का बड़ा लकड़ी का पात्र पड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, उठाकर ला सकते हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। शानदार, जो बीमार नहीं है, सब मेरे साथ चलो। और 150 पैकेज सी तैयार करो। कुछ देर बाद गर्म जड़ी बूटी का सूप तैयार था। भाप उठ रही थी। ठंडी रात में वो किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। जिसे बुखार है, उसे पहले दो। जिन्हें तेज बुखार है, उन्हें ज्यादा ताकत वाला देना। एक आदमी ने धीरे से सूप पिया। अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गईं। ये गर्माहट, ये मीठा स्वाद। यंग मास्टर, क्या ये स्वर्ग का अमृत है? अपना सूप पी और ड्रामा बंद कर। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन सच कहूं, मैं भी हैरान था। प्राचीन लोग साल भर मेहनत करते थे। उनके शरीर आज के लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत थे। पसीना निकला, शरीर गर्म हुआ और धीरे धीरे सबके चेहरे पर रंग वापस आने लगा। चलो, आज बड़ी खिचड़ी बनेगी। सूप भी खत्म, शोरबा भी खत्म। ठंड को शरीर से बाहर निकालो। कुछ ही देर में पूरा कैंप हंसी से भर गया। भाइयों, आज तो दावत हो गई। हा, 150 पैकेज सी। हमने तो पूरा मैदान ही हिला दिया। लेकिन तभी मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी दूर खड़ा, चुप, बस मुझे देख रहा था। लगातार एकटक, ओल्ड डेंग, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं उसके पास गया। चाचा, लगता है सफर में अच्छा खाना नहीं मिला। आइए पहले कुछ खा लेते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो अफवाहें सच थीं? मैं ठिठक गया। अफवाहें? इतनी जल्दी? भाई, मैं यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ और अब मेरी कहानियां घूमने लगीं। यंग मास्टर, आपका नाम? सुचैन। बूढ़े आदमी की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। सुचैन। और उसी पल हवा का माहौल बदल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये बूढ़ा आदमी सिर्फ रास्ता भटका हुआ इंसान नहीं था, और जो आगे होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। यंग मास्टर, बहुत अच्छा नाम है, सुचैन। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई पहाड़ों में रहने वाला संत हो। चाचा, पहले कुछ खा लीजिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट से, और आपके पेट ने 6 बार आवाज निकाल दी है। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। यंग मास्टर सुचैन, आपकी नजर बहुत तेज है, तो ये बूढ़ा अब मना नहीं करेगा। इतनी दूर आया हूँ, भूख तो सच में लगी है। कुछ देर बाद बूढ़े ने खाना खत्म कर दिया, पूरा साफ, एक दाना तक नहीं छोड़ा। मैंने सीधा पूछा, अब बताइए, आप हैं कौन और इतनी दूर इस वीराने में मुझे ढूंढने क्यों आए? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मेरा नाम लियू युआन है, लियू युए का पिता। मैं हल्का सा चौंका। सुना था यहाँ कोई ऐसा इंसान आया है जो लोगों को खाना देता है, जान बचाता है और गरीबों का सहारा बन रहा है, इसलिए मैं खुद देखने चला आया। मेरा चेहरा सीधा जम गया। खत्म, पूरा खत्म, पक्का ये सब उसी कोला वाली दवा का कांड है। उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जितना भलाई करोगे उतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। चाचा, वो कोई दिव्य चीज नहीं थी, गलतफहमी है बस। वो तो मेरे गांव का आम पेय है, साधारण चीज। बूढ़ा आदमी शांत बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, ओह, साधारण पेय जो तेज बुखार और सर्दी आधे घंटे में ठीक कर दे? मैं
पुराने जमाने में सबसे खतरनाक चीज क्या थी? जितना समझाओ उतना लोग और गलत समझते थे। लीजिए, खुद पीकर देख लीजिए, फिर फैसला करिए। बूढ़े आदमी ने धीरे से कोला उठाई। एक घूंट लिया, 2 घूंट, फिर उसकी आंखें फैल गईं। ये ऊर्जा जैसे पहाड़ों और नदियों में बह रही हो, पूरे शरीर की नसों में दौड़ रही है, 5 आंतरिक अंगों की ऊर्जा को संतुलित कर रही है। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। मैं वहीं खड़ा था, अंदर से मर चुका था। अब तो अगर नदी में कूद भी जाऊं, तब भी अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। सुचैन, मौके पर ही सामाजिक मृत्यु। फिर बूढ़ा आदमी अचानक सीधा बैठ गया, चेहरा गंभीर। यंग मास्टर, मैं एक और विनती लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, कोला चाहिए, ले जाइए। इतनी सी बात के लिए क्यों झिझक रहे हैं? कोला? नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं रुक गया। फिर बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा लियू युए औपचारिक रूप से आपका शिष्य बन जाए, पूरी जिंदगी आपकी सेवा करे। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर बोला, रुको, वो अभी क्या कर रहा है? आप लोगों के साथ रहता है, काम करता है, नहर खोदता है, रोज मेरे साथ घूमता है, तो फिर वो पहले से ही यही है। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। सही कहा। ये बूढ़ा शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें अचानक बहुत गंभीर हो गईं। अजीब सी ठंड दौड़ गई शरीर में। यंग मास्टर, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया अगर बहुत ज्यादा अशांत हो जाए और एक दिन अगर हालात आपको शाही वस्त्र पहनने पर मजबूर कर दें। मेरा दिल एक सेकंड को रुक गया। क्या शाही वस्त्र? मतलब राजगद्दी? अगर वो दिन आए तो आज यहाँ जो वजह आपको लोगों को खाना खिलाने पर मजबूर कर रही है, उसे कभी मत भूलिएगा। लोगों के साथ दया से पेश आइएगा, दुनिया पर दया रखिएगा। मैं सीधा खड़ा रह गया। चाचा रुकिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? खाना जो चाहे खा लीजिए, लेकिन कुछ भी बोल मत दीजिए। राजगद्दी? आप मुझे फंसा देंगे? बूढ़ा आदमी बस हंसता रहा। हा, ठीक है, ठीक है। और फिर वो चला गया, पीछे छोड़ गया एक अजीब बेचैनी। उस रात मैं सो नहीं पाया। आधी रात मैं बाहर निकला और देखा कई लोग अभी तक जाग रहे थे। अरे, सोते क्यों नहीं? रात में क्यों घूम रहे हो? एक आदमी मुस्कुराया। यंग मास्टर, अब पेट भरता है, ताकत रहती है तो थोड़ा टहल भी लेते हैं। मैं कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। काम चलता रहा, दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। जो लोग पहले हड्डियों का ढांचा लगते थे, आज उनकी बाहों में मांसपेशियां दिखने लगी थीं, चेहरों पर जान लौट आई थी, शरीर मजबूत हो गए थे। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई, बहुत खतरनाक समस्या। ये आखिर नहाते क्यों नहीं? मैं लगभग टूट चुका था। पूरा कैंप ऐसा लग रहा था जैसे जैविक हथियारों की फैक्ट्री खुल गई हो। पसीने की गंध सीधे आत्मा पर हमला कर रही थी। नहीं, अब नहीं। अगर जल्दी लोहे के सामान और रोजमर्रा की चीजें नहीं बनाई तो मैं सच में यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन तभी दूर से अचानक हलचल सुनाई दी। क्या हुआ वहां? और अगले ही पल एक आवाज गूंजी। मेरे पिता दरबार में थे, हमेशा जनता की चिंता करते थे। और उसी पल सुचैन समझ गया, शायद नई मुसीबत खुद चलकर यहाँ आ चुकी थी। उन भयानक सूखे वाले सालों में जब लोग भूख से मर रहे थे, जब हर तरफ तबाही फैली हुई थी, मेरे पिता, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने दरबार में खुलकर सच बोला, सम्राट से विनती की कि इस विशाल मकबरे का निर्माण कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। लोग मर रहे हैं, पहले उन्हें बचाया जाए। लेकिन अगले ही पल सम्राट भड़क उठा, इतना गुस्सा, इतना क्रोध कि पूरा दरबार कांप गया। और फिर उसके पिता वहीं खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़े और उठे नहीं। सन्नाटा, पूरी हवा भारी हो गई। मेरी छोटी बहन भी उसी अफरातफरी में बिछड़ गई। आज तक उसका कोई पता नहीं, सिर्फ सच बोलने की सजा। पूरा परिवार खत्म, अपनों से बिछड़ना, सब कुछ खो देना। और सबसे डरावनी बात क्या थी? ताकतवर लोगों के लिए साधारण इंसानों की जिंदगी चींटी से भी सस्ती थी। एक के बाद एक लोग मर रहे थे और ऊपर बैठे लोग बस देख रहे थे। यंग मास्टर, दुनिया टूट रही है, सूखा बढ़ रहा है, लोग घर छोड़ रहे हैं, भूख सब कुछ खा रही है। और कुछ दिन पहले उधर भट्ठे वाले इलाके में खाने की कमी की वजह से बड़ा दंगा शुरू हो गया। मैं चुप था, लेकिन दिल अंदर से भारी होता जा रहा था। ये आग बहुत जल्दी फैल जाएगी और जब भूखे लोगों को जीने का रास्ता नहीं मिलता तो वो बगावत करते हैं। फिर खून बहता है, बहुत खून, और मरते हैं हम जैसे लोग। फिर उसने धीरे से कपड़ों के अंदर हाथ डाला और आधा टूटा हुआ धातु का चिन्ह निकाला। मेरे पिता मरने से पहले ये मुझे देकर गए थे, कहा था
इसे एक दिन यंग मास्टर को देना, क्योंकि एक दिन उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने हाथ में उठाया, भारी पुराना शानदार नक्काशी। ये क्या है? टाइगर टैली? पहली बार देख रहा हूँ। इसका क्या काम? मेरे पिता 300 एलीट घुड़सवार सैनिकों के कमांडर थे। ये टैली उनकी निष्ठा का प्रतीक था। 300 घुड़सवार। मैं सीधा रुक गया। 300? इतनी फोर्स? लेकिन अगले ही पल दिमाग में दूसरा सवाल आया। रुको, अगर दरबार को पता चल गया तो तुम्हें गद्दार घोषित कर देंगे, सीधा मौत। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। जो होगा देखा जाएगा, अभी जो पल मिला है उसे जी लेते हैं। लेकिन उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ, चेहरा पीला। यंग मास्टर, कुछ गड़बड़ है। मुख्य निर्माण कार्यालय में कुछ हो गया। मैं एक सेकंड भी नहीं रुका। सबसे तेज आदमी कौन है? 6 पैकेज लो, सीधे वहां जाओ, जांच करो और याद रखना, अगर कुछ गलत लगे भाग जाना। कुछ देर बाद वो वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर साफ था। यंग मास्टर, कोई जिंदा नहीं बचा। पूरा मुख्य कार्यालय युद्ध का मैदान बन चुका है। खून, इतना खून कि जमीन काली हो गई। कुछ सेकंड पूरा कैंप शांत। फिर मैंने फैसला कर लिया। सब लोग सुनो, जो करना है आज करना होगा। हम मुख्य कार्यालय जाएंगे, जो काम आ सके ले आएंगे। यंग मास्टर, अभी वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। सबसे जरूरी चीज क्या है? हथियार घर, उसे ढूंढना होगा। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, जनता दुख झेलती है, जनता मरती है, राजा बदले, सत्ता बदले, लेकिन दर्द हमेशा जनता ही सहती है। कुछ सेकंड सब चुप, फिर बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, यंग मास्टर, इतनी गहरी बात, आप सच में साधारण इंसान नहीं है। बस करो, चलो, हथियार घर ढूंढना है। कुछ देर बाद हम वहां पहुंचे और जो सामने था उसे देखकर हर कोई जम गया। लाशें, टूटी चीजें, खामोशी। यंग मास्टर, इनके कपड़े अच्छे हैं, ले जाएं? नहीं, मृतकों का सम्मान करो, कुछ मत छूना। सब तुरंत पीछे हट गए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। स्टोरेज खाली, पूरा खाली, एक दाना नहीं, एक चूहा तक नहीं छोड़ा गया था। हथियार घर देखो। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, यंग मास्टर, बस 5 रसोई वाले चाकू मिले, बाकी सब साफ। जो भी लोहे का सामान मिले सब उठा लो। तभी पीछे से आवाज आई, यंग मास्टर, पीछे घोड़े हैं। हम दौड़कर पहुंचे और अगले सेकंड सबकी आंखें चमक उठीं। 4 जिंदा घोड़े, 4 गाड़ियां अभी तक बची हुई। बच गए। मैंने गहरी सांस छोड़ी, अब हमारा सामान ढोना आसान होगा। तभी मैंने एक कोने में किसी को देखा, एक छोटा बच्चा, डरा हुआ, कांपता हुआ। चुप, तुम्हारा नाम? कोई जवाब नहीं। माँ बाप कहाँ हैं? चुप। मैंने आसपास देखा और सब समझ गया, अगर इसे यहीं छोड़ा तो ये आज रात नहीं बचेगा। गाड़ी तैयार करो, इसे कैंप लेकर चलेंगे। कुछ देर बाद मैंने उसके सामने खाना रखा। भूख लगी है? खा लो, हम सब यही खाते हैं। डर मत, जहर नहीं है। बच्चे ने धीरे से खाना उठाया, लेकिन खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे रो क्यों रहे हो? वो कांपती आवाज में बोला, अगर मेरे मम्मी पापा को ये चावल मिल जाते तो वो भूख से नहीं मरते। उस पल जैसे पूरा समय रुक गया। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। सुनो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जीने के लिए छोड़ गए हैं, अब तुम्हें उनकी हिस्से की जिंदगी भी जीनी है। अच्छे से खाना, ज्यादा खाना और जिंदा रहना। मैंने अपना मीट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, तुम खाओ। नहीं, आप खाइए, मुझे ज्यादा ऑयली चीज पसंद नहीं। फिर मैंने बगल में रखी बोतल उठाई और हाँ, ये काली वाली चीज, इसे कोला कहते हैं, इसे सीधे पी सकते हो, मीठी है। बच्चा धीरे धीरे कोला पीने लगा और उधर बाकी लोग फिर अपनी दुनिया में कहानी बना चुके थे। हमारे यंग मास्टर को चिकन, बतख, मछली, मांस कुछ भी पसंद नहीं है। वो तो हर मील में बस मोटे अनाज की रोटी और वही काला दिव्य पेय पीते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। मैं अंदर ही अंदर टूट गया। क्या बोलूं कि भाई, मॉडर्न जमाने में लोग हेल्थ के लिए होल ग्रेन खाते हैं और कोला दिव्य अमृत नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है। नहीं, समझाना बेकार था। जितना समझाओ उतना नया धर्म बन जाता था। लेकिन मजाक खत्म, अब मामला गंभीर था। मैं सबके सामने खड़ा हुआ। भाइयों, दुनिया बदलने वाली है और अच्छे तरीके से नहीं। बहुत जल्दी सब कुछ बिखर सकता है। पूरा मैदान शांत। पहली बात, आज से याओ ये नौकरी छोड़ रहा है। अब हम सब अपना प्रोडक्शन खुद संभालेंगे, खुद को बचाना है। दूसरी बात, जितना हो सके सूखा राशन तैयार करो, घोड़ों वाली गाड़ियों में भरकर बैच में जुन्यांग भेजो। अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर वापस आओ। सबको यहाँ लाना है, यहीं बसेंगे, यही हमारा घर होगा। कुछ सेकंड पूरा कैंप शांत। फिर सच में
यंग मास्टर सच बोल रहे हैं, हम अपने परिवार ला सकते हैं। अगले ही सेकंड पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। यंग मास्टर जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ बस आसमान देख रहे थे। शायद बहुत समय बाद उन्हें पहली बार भविष्य दिखा था। लेकिन मैं दूसरी टेंशन में फंस गया। हम ये बॉक्स वाले खाने स्टोर कैसे होंगे? रुको, न्यूफू कहाँ है? भाई न्यू। जैसे ही उसने छोटी लड़की को आते देखा, सीधे सामने से गायब हो गया। भागा ऐसे जैसे टैक्स वाले घर पहुंच गए हों। कुछ देर बाद एक धीमी आवाज आई, यंग मास्टर। मैं पलटा। वो छोटी लड़की जो हमने बचाई थी। क्या हुआ? वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको, ये क्या बोल रही हो? मैं सीधा पीछे हट गया, लेकिन लड़की की आंखें पूरी गंभीर थीं। क्या आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, या मेरा जन्म गरीब घर में हुआ इसलिए? लेकिन मैंने हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। मैंने कभी। रुको, बस पूरा ब्रेक लगाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15। नाम? चुनफांग। मैंने गहरी सांस ली, फिर नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखा। ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ 15 साल की हो। अच्छा खाना खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, अच्छे से बड़ी हो, समझी? जी। वो धीरे से सिर हिलाई। मैंने आसपास देखा, फिर सोचा ये जगह उसके लिए सही नहीं थी। ऐसा करते हैं, आज से तुम मेरे और न्यूफू वाले टेंट एरिया में रहोगी। सफाई देखना, सामान ठीक रखना, यही तुम्हारा काम होगा। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? लेकिन असली आफत अभी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद दूर कोने में भाई लोग बैठक लगा चुके थे। अरे भाई न्यू, यंग मास्टर ने उस लड़की को अपने टेंट के पास रखा है ना? चुप, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब पता चला दिव्य लोग भी इंसानी भावनाएं रखते हैं। सही बात। मेरी एक दूर की बहन है, 19 साल की, बहुत अच्छी लड़की है। परिवार लेकर आऊंगा, उसे भी साथ लाऊंगा। यंग मास्टर को जरूर पसंद आएगी। तुम ज्यादा उड़ मत। तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी बहन से उम्मीद करना भी रिस्क है। क्या बोला? मार खानी है? रुको, मेरी छोटी बहन 16 साल की है, बहुत सुंदर है। पहले मेरी बहन की बात होगी। तुम्हारे घर के जीन्स देखकर मुझे भरोसा नहीं। अबे मार दूंगा। बस सब सो जाओ। मैं दूर खड़ा सब सुन रहा था और बस आसमान की तरफ देख रहा था। क्या से क्या हो गया? मैं यहाँ लोगों को बचाने आया था। ये लोग मेरी शादी की मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात सच थी, जो लोहे के बर्तन, जो कपड़े, जो सामान हम पुराने निर्माण स्थल से लाए थे, उन्होंने सच में जिंदगी बदल दी। अब हम पत्थर युग में नहीं जी रहे थे। धीरे धीरे जिंदगी आसान होने लगी थी। यंग मास्टर, आज कुछ बड़ा करेंगे। मैं पलटा। सब लोग खड़े थे, उत्साह से भरे हुए। क्या? गुफा के बीच से रास्ता बनाएंगे, इतना चौड़ा कि घोड़े वाली गाड़ी भी निकल जाए। और फिर अगले कुछ दिनों में कार शुरू हो गया। बांस के घर एक के बाद एक, दोनों तरफ लाइन में। हल्की खुशबू, अलग रहने की जगह, मच्छरों की समस्या खत्म, प्राइवेसी की समस्या खत्म। फिर बांस के कप, बांस की चॉपस्टिक, सुखाने वाले स्टैंड, बांस के बिस्तर, सब आने लगे। और सबसे खतरनाक आदमी कौन निकला? ओल्ड डिंग। भाई ने पूरा प्रोडक्शन सिस्टम खोल दिया, जैसे अंदर छुपा हुआ इंजीनियर जाग गया हो। और एक दिन वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। यंग मास्टर, आपके लिए खास बनाया है। मैंने नीचे देखा, एक बड़ा पेट, छोटा मुंह, अजीब सा बांस का सामान। ये क्या है? डिंगजू गर्व से मुस्कुराया। मछली पकड़ने की टोकरी। और उसी पल मेरे दिमाग में एक नया आइडिया पैदा हो चुका था। चलो भाइयों, आज तुम्हें असली मजा दिखाता हूँ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। यंग मास्टर, क्या करने वाले हैं? मैं मुस्कुराया, सीधा झील की तरफ इशारा किया। तैरना जानते हो? पूरा मैदान शांत। फिर, नहीं, हम तो सूखे इलाके वाले उत्तर के लोग हैं, तैरना नहीं आता। मैं हंस पड़ा। हा, इतनी खूबसूरत जगह है और तुम लोगों ने कभी पानी में मस्ती नहीं की? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। आज वाइल्ड स्विमिंग होगी। लेकिन बात खत्म भी नहीं हुई थी और उधर पूरी टीम घबरा चुकी थी। यंग मास्टर, नहीं, पानी ठंडा है, आपको सर्दी लग जाएगी। बड़े घर का बेटा कभी ऐसी खतरनाक जगह नहीं जाता, कृपया दोबारा सोचिए। लेकिन देर हो चुकी थी। छपाक, मैं सीधे पानी में कूद चुका था। कुछ सेकंड, सब ठीक। फिर ये मछली पागल है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे, मेरे पीछे नहीं, सीधे मेरे पीछे वाले हिस्से को काट रही है। पूरा किनारा हंसी से गूंज उठा। यंग मास्टर, बड़ी मछली है, सावधान। मैं पानी से बाहर निकला, पूरा भीगा हुआ। इज्जत आधी झील में बह चुकी थी। ये यहाँ की मछलियाँ इतनी बदतमीज क्यों हैं? न्यूफू, मेरी फिशिंग बास्केट लाओ। अब मामला पर्सनल हो चुका था।
कुछ देर बाद मिल गई। यंग मास्टर ने पकड़ ली। छोटी वाली छोड़ दो, बड़ी वाली रस्सी में बांधो। पूरा माहौल त्योहार बन गया। तभी एक आदमी धीरे से न्यूफू के पास आया। भाई न्यू, तुम तो कहते थे यंग मास्टर कोई तपस्वी जैसे इंसान है, सादा खाना खाते हैं, मोटा अनाज पसंद करते हैं, फिर ये मछली पार्टी क्या है? न्यूफू पूरा गंभीर चेहरा बनाकर बोला, तुम समझे नहीं, इतनी ताजी और स्वादिष्ट मछली संत लोग भी देखकर डगमगा जाएं। मैं अब तो मेरी इमेज का कंट्रोल भी हाथ से निकल चुका था। फिर समय उड़ने लगा। एक और महीना पलक झपकते निकल गया और इस दौरान पूरा कैंप बदल चुका था। झील पर बड़े स्तर पर मछली पकड़ने के अभियान, पहाड़ी जाल, शिकार और आखिर 3 जंगली सुअर भी पकड़े गए। अब पूरा गुफा कैंप जैसे चलता फिरता फूड वेयरहाउस बन चुका था। ऊपर हवा निकलने वाली जगहों पर सूखा जंगली मांस लटक रहा था, सूखी मछलियां, स्टोर किया हुआ राशन, और मैं भी खाली नहीं बैठा था। सिस्टम वाले बॉक्स खाने अलग किए, पत्थरों पर सुखाए, डिहाइड्रेट किए और उन्हें बनाया कंप्रेस्ड राशन। अब अगर कुछ हुआ तो हम भूख से नहीं मरेंगे। फिर मैंने कुछ लोगों को बुलाया, तुम लोगों के लिए मिशन है। सब सीधे खड़े हो गए। हजारों मील दूर जुन्यांग वापस जाओ, सबके परिवार लेकर आओ, बच्चे, बीवी, बुजुर्ग, सबको। और ध्यान रखना, मुख्य रास्ता नहीं लेना। अगर डाकू मिले, सामान छोड़ देना, जान नहीं। अगर खाना खत्म हो जाए, मांग लेना, लेकिन जिंदा वापस आना। कुछ सेकंड खामोशी। फिर एक आदमी आगे आया। यंग मास्टर, आप बहुत चिंता करते हैं। हम पहले ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी घास से भी सस्ती थी। आधा सूखा रोटी का टुकड़ा 3 दिन जिंदा रख देता था। आज हमारे पास सफेद चावल है, सूखा मांस है, घोड़े हैं, हाथ में चाकू हैं। जरूरत पड़ी तो पेड़ की छाल खाकर भी वापस आएंगे, लेकिन हम आपके परिवार जरूर लेकर लौटेंगे। सबने एक साथ आवाज लगाई, चलते हैं। मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा था। शराब, मांस, सब तैयार है, वापस जीत कर आना। फिर रात, और अचानक मैं झटके से उठ बैठा। यंग मास्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। लेकिन तभी मेरी नजर सिस्टम पर गई और अगले ही सेकंड मैं जम गया। ये क्या? इंस्टेंट नूडल्स, कंप्रेस्ड हाई एनर्जी बिस्किट, मिनरल वाटर और ड्रॉप डाउन मेन्यू। अपग्रेड, सिस्टम अपग्रेड हो गया। अगर पहले सफेद चावल और मीट मुझे बड़ा जमींदार बना रहे थे, तो अब इस ठंडे हथियारों वाले युग में इंस्टेंट नूडल्स और हाई एनर्जी बिस्किट सीधे गेम चेंजर थे। यंग मास्टर, डरा मत दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ एक नई चीज टेस्ट करते हैं। मैंने कंप्रेस्ड बिस्किट निकाला। ये भी बिस्किट है, वैसे ही खाओ जैसे सूखा राशन खाते हो। लेकिन मैं बोलता उससे पहले, अरे रुको, ज्यादा मत खाओ, देर हो चुकी थी। भाई पूरा ठूंस चुका था। कुछ देर बाद, यंग मास्टर, गलती हो गई, बाकी वापस ले लो। ये चीज अजीब है, पानी पीते ही फूल रही है। पेट पूरा भर गया। मैं सीधा माथा पकड़कर बैठ गया। अगर ज्यादा खा लेते तो सच में हालत खराब हो जाती। लेकिन बाकी लोग फिर गलत दिशा में जा चुके थे। यंग मास्टर, ये स्वर्ग का खाना है क्या? एक बार खाओ, दिनों भूख नहीं लगती। कमाल, अद्भुत। मैंने हाथ छोड़ दिया। अब समझाना बेकार था। वैसे भी अब पूरा कैंप मुझे दिव्य प्राणी मान चुका था। चलो, जो है सो है। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। अचानक एक आदमी पूरी रफ्तार में भागता हुआ आया। सांस फूल चुकी थी, चेहरा सफेद। यंग मास्टर, बड़ी मुसीबत हो गई। डाकुओं ने हमारी गुफा घेर ली। मैं सीधा खड़ा हो गया। क्या? कैसे? हमने 3 रास्ते बंद किए थे, जाल लगाए थे, रुकावटें लगाई थीं। वो उड़कर आए क्या? पता नहीं, लेकिन वो लोग बहुत अजीब हैं। हमारे सारे भ्रम वाले रास्ते, सारे जाल, सब जानते थे, सीधे अंदर घुस आए। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये सामान्य डाकू नहीं थे, बिल्कुल नहीं। कोई मरा? अभी तक नहीं, लेकिन उनका नेता सिर्फ एक बात बोल रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। और उसी पल पूरे माहौल की हवा बदल गई। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो हमला करे, बल्कि वो होता है जो सीधे तुम्हारा नाम लेकर आए। डाकू हैं या कुछ और? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन सामने जो लोग खड़े थे उन्हें देखकर मैं खुद रुक गया। ये डाकू हैं? सच बोलूं, ये लोग डरावने कम और टूटे हुए ज्यादा लग रहे थे। चेहरे पीले, आंखें बुझी हुई, शरीर ऐसे जैसे महीनों से पेट भरकर खाना न मिला हो। हाथ पैर कमजोर, आवाज में जान नहीं। अगर किसी एक लाइन में इन्हें समझाना हो तो बस इतना काफी था। सूखे पेड़, हवा चल जाए तो शायद गिर पड़े। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। भूख,
बहुत ज्यादा लग रही है। अगर संभव हो तो कुछ अनाज उधार दे दीजिए। अगर मिल गया तो जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, बस थकान थी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर एक आइडिया आया। अनाज चाहिए? मिल जाएगा। सबकी आंखें चमक गईं। लेकिन एक शर्त है। मैंने न्यूफू की तरफ इशारा किया। तुम लोगों में से कोई भी इस आदमी से कुश्ती लड़ो। अगर जीत गए गुफा का सारा अनाज ले जाना, अगर हार गए तो चुपचाप यहाँ से चले जाना। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। बॉस, जीत जाइए तभी बचेंगे। एक दुबला आदमी आगे आया। न्यूफू हंस पड़ा। अरे सोच लो, हाथ टूट गया तो रोना मत। अरे घमंडी, अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, इतना भरोसा? ठीक है, लड़ लेते हैं। लेकिन तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक आदमी अचानक जम गया। उसकी नजर सीधे मेरे हाथ पर गई। टाइगर टैली, वही पुरानी निशानी। अगले ही सेकंड उसकी आंखें बदल गईं। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, अब उसमें गुस्सा था, खतरनाक गुस्सा। सच बोलो, इसके पीछे क्या कहानी है? अगर एक शब्द भी झूठ हुआ तो आज मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पूरा माहौल बदल गया। न्यूफू तुरंत आगे आया। मैंने हाथ उठाकर रोका। एक दोस्त ने दी थी। दोस्त? उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। कौन दोस्त? नाम बताओ। अगर जवाब नहीं दिया तो नियम के हिसाब से बात होगी। तभी भीड़ के पीछे से आवाज आई, लियू युए, बाहर आओ। लियू युए भागता हुआ आया। क्या हुआ? वो आदमी उसे देखते ही जम गया। आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। तुम माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं लियू युए हूँ। अगला सवाल बिजली की तरह गिरा। और लॉर्ड लियू युआन? लियू युए का चेहरा बदल गया। वो मेरे पिता हैं। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धप्पा। वो आदमी सीधे घुटनों पर गिर गया। आंखें भर आईं। यंग मास्टर लियू, आखिरकार मैं आपको ढूंढ पाया। हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। लियू युए खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आप कौन हैं? उस आदमी ने गहरी सांस ली, फिर सीधा खड़ा हो गया। मैं मा चेंग हूँ, जनरल लियू की दूसरी घुड़सवार टुकड़ी का पूर्व कप्तान। सब चुप। दरबार ने हमें विद्रोह दबाने भेजा था, लेकिन सच क्या था? हमें मरने भेजा गया था। खाना बंद, सामान बंद, सपोर्ट बंद। हमें खत्म करना चाहते थे। हमारे कमांडर युद्ध में मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी आदेश दिया। मा चेंग की आंखें भारी हो गईं। उन्होंने कहा, अगर उस महान व्यक्ति को ढूंढ लिया तो हमारे लोगों के पास जीने का मौका होगा। मैं महान व्यक्ति? फिर से रुको एक मिनट। लेकिन तभी मेरा दिमाग क्लिक हुआ। रुको, अगर तुम लोग जनरल लियू के आदमी थे तो लियू युए को पहचाना क्यों नहीं? मा चेंग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर लियू युए को ऊपर से नीचे देखा। पहले बहुत दुबले थे, चेहरा पीला, कमजोर। अब देखो, चेहरे पर चमक, शरीर मजबूत, गाल तक भर गए। सड़क पर मिलते तो पहचानना मुश्किल था। लियू युए? मैं हंसी रोक रहा था। मतलब भाई, अच्छा खाना खिलाकर इंसान का पूरा चेहरा बदल दिया। फिर मा चेंग अचानक घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे बाकी लोग भी एक साथ, यंग मास्टर, हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, जान देकर भी। आखिरी सांस तक हम आपकी सेवा करेंगे। मैंने सिर पकड़ लिया। फिर वही, मैं बस खाना खिला रहा हूँ भाई। सेना क्यों बन रही है? ठीक है, जब आ ही गए हो तो पहले खाना खाओ। न्यूफू, गोदाम खोलो, भाइयों को खाना खिलाओ। मा चेंग घबरा गया। नहीं, हम हारे हुए लोग हैं, भूखे हैं, कमजोर हैं, इतना अच्छा खाना खाने के लायक नहीं।